हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहाँ आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहाँ पर CUET, IIT JEE नीट, SSC बैंक रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IP एजुकेटर फॉर क्लास 12th इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, बुक कोड 065 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास 1 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपकी एग्जाम में 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर पे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनके आपकी एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके और इस चैप्टर पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन आए उसे आप इजीली अटेम्प्ट करके आ सको। अब क्लास 12th IP का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा सिलेबस मतलब सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाने हैं, ठीक है। NCERT सॉल्यूशंस हमने डिस्कस कर लिए, 1 शॉट रिविजन्स, MCQs, एवरीथिंग भी कंप्लीटेड, राइट। अब इनसे रिलेटेड यदि आपको कोई बुक या ई बुक को एक्सेस करना है, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे आपको एक गूगल फॉर्म दिखेगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आप एक्सेस कर सकते हो बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटीज को। सो इसी अच्छी बात से अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पेंडास फर्स्ट पार्ट वाला चैप्टर, इसमें हमने क्या देखा था, पेंडास लाइब्रेरी के बारे में हमने पढ़ा था। पेंडास लाइब्रेरी जो कि एक डेटा एनालिसिस टूल है, जिसके थ्रू आप डेटा को हैंडल कर सकते हो बाय यूजिंग 2 डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स लाइक सीरीज एंड डेटा फ्रेम। सो पहला जो 3 मार्क का क्वेश्चन है बेस्ड है आपका इस पर ही, हाउ आर डेटा फ्रेम्स रिलेटेड टू सीरीज। डेटा फ्रेम सीरीज से कैसे रिलेटेड है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइज ऑफ अ सीरीज एंड अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम और सीरीज के साइज से आप क्या समझते हो। मतलब यहाँ पे सीरीज और डेटा फ्रेम 2 डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है। सीरीज में हम डेटा को मेंशन करते हैं, मेंटेन करते हैं 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू, और डेटा फ्रेम में हम 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू डेटा को मेंटेन करते हैं। कुछ इस तरीके से आप सीरीज क्रिएट करते हो, ठीक है, जिसमें कुछ डेटा वैल्यूज होती है। अब ये डेटा वैल्यूज कैसी होती है, होमोजीनियस होती है, या तो सभी इंटीजर टाइप की होंगी या सभी स्ट्रिंग टाइप की होगी, राइट। नेक्स्ट हमने देखा डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम में आप रो कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, मेंटेन करते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ कॉलम होते हैं, सपोज स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, क्लास, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और फिर फर्दर इनकी एंट्रीज होती है। सो ये आपकी क्या हो गई, डेटा फ्रेम हो गई, जहाँ पे रो कॉलम में वैल्यूज को एंटर किया गया है। सो ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, रो एंड कॉलम में वैल्यू होती है, और ये 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, आइदर एक रो या एक कॉलम में इसको मेंशन कर सकते हो। फाइन, सो समझ में आ गया। सो डेटा फ्रेम एंड सीरीज बोथ आर डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रॉम दी पेंडास लाइब्रेरी। दोनों पेंडास लाइब्रेरी के डेटा स्ट्रक्चर हैं। सीरीज इज 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, वेयर एज डेटा फ्रेम इज 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, यदि हम इनकी साइज की बात करें तो। फाइन, क्या लिख कर आना है इस आंसर में आपको समझ में आ गया। आप चाहो तो इनका डायग्राम भी ड्रॉ करके आ सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, कि सीरीज इस तरीके से शो होता है, डेटा फ्रेम का जो स्ट्रक्चर होता है 2 डायमेंशनल वो इस तरीके से शो होता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्रिएट द फॉलोइंग सीरीज एंड डू द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। अब एक सीरीज आपको क्रिएट करना है और उस पर जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। सो सीरीज को हम कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सीरीज को आप लिस्ट का यूज करके क्रिएट कर सकते हो, डिक्शनरी का यूज करके क्रिएट कर सकते हो, नमपाई अरे की मदद से भी आप सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। सो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं जिनकी मदद से हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। या सिंपल भी आप सीरीज क्रिएट कर सकते हो डेटा इंडेक्स को असाइन करके, राइट। सो यहाँ पर जो आपको सीरीज क्रिएट करनी है वो इंग्लिश अल्फाबेट नाम की सीरीज आपको क्रिएट करनी है। मतलब आपको एक सीरीज में इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स है वो क्रिएट करना है, वो एज ए वैल्यू असाइन करवाना है। सो 1 to 26 अल्फाबेट्स होते हैं। सो हैविंग 26 एलिमेंट्स विद द अल्फाबेट्स एज वैल्यूज एंड डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यू। जो इंडेक्स वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिफॉल्ट। तो सीरीज में जो भी डेटा वैल्यूज होती है उनकी इंडेक्सेस डिफॉल्ट होते हैं, जो कहाँ से शुरू होते हैं, जो 0 से शुरू होते हैं। मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 26 एलिमेंट्स की, तो आपके जो इंडेक्सेस होंगे वो 0 to 25 होंगे, राइट। समझ में आया। अब कैसे आपको सीरीज क्रिएट करना है। सो सीरीज क्रिएट करने के लिए हम सीरीज मेथड का यूज करते हैं, जिसमें S कैपिटल होता है, जिसमें हम क्या पास करते हैं, जिसमें हम डेटा पास करते हैं। मतलब सीरीज की जो डेटा वैल्यूज होनी है वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में आप डेटा वैल्यूज को पास करते हो। सिमिलरली यदि इंडेक्सेस डिफॉल्ट नहीं देने, आप चाहते हो कि यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस देने हैं, तो हम यहाँ पर इंडेक्स को भी पास कर देते हैं एज ए सीरीज में पैरामीटर के थ्रू। यहाँ भी एक लिस्ट के फॉर्मेट में आप इंडेक्सेस को पास करते हो।
सो ये सीरीज फंक्शन है जिसकी मदद से आप सीरीज डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हो। अब इस सीरीज फंक्शन को यूज करने के लिए पेंडास लाइब्रेरी को हमें सबसे पहले इंपोर्ट करना होता है। तो क्या लाइन लिखते हैं हम, इंपोर्ट पेंडास एज पीडी। पेंडास लाइब्रेरी को आप उसके शॉर्ट फॉर्म पीडीज के साथ इंपोर्ट कर लेते हो, जरूरी नहीं है कि पीडी यूज करो, आप कोई भी वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, सो पीडी क्या होता है, एक शॉर्ट फॉर्म के फॉर्मेट में हो जाता है, इसलिए हम हर जगह पेंडास वर्ड ना लिखकर पीडी लिखकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब इंग्लिश एल्फ नाम की आपको एक सीरीज क्रिएट करनी थी, तो इंग्लिश एल्फ नाम से हमने एक सीरीज ऑब्जेक्ट ले लिया, इज इक्वल्स टू पीडी डॉट करके सीरीज फंक्शन को यूज किया। जो सीरीज फंक्शन मैंने बताया, पेंडास लाइब्रेरी को आपने पीडी से इंपोर्ट किया था, तो पीडी डॉट, याद रखना, पीडी डॉट सीरीज फंक्शन। अब फंक्शन है तो पैरेंथेसिस से ओपन होगा, पैरेंथेसिस से ही क्लोज होगा। अब इसके बीच में आपने देखो लिस्ट के फॉर्मेट में स्क्वायर ब्रैकेट में पूरे इंग्लिश के अल्फाबेट दे दिए, ए से लेकर जेड तक 26 एलिमेंट। इंडेक्सेस कैसे होने हैं, डिफॉल्ट होने, तो जो भी इंडेक्सेस होंगे वो डिफॉल्ट हो जाएंगे। प्रिंट करवा लिया हमने इंग्लिश एल्फ नाम की सीरीज को। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट होगा वो कैसे आउटपुट जनरेट होगा, कुछ इस तरीके से आपका आउटपुट जनरेट होगा। एक सीरीज क्रिएट होगी, उस सीरीज में आपके इंग्लिश के अल्फाबेट्स असाइन होंगे एज ए डेटा वैल्यू। ठीक है, समझ में आया? इस तरीके से आपके पूरे इंग्लिश के अल्फाबेट्स होंगे टिल जेड तक। तो टोटल 26 अल्फाबेट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होगी वो इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से होगी, 0 1 2 3 4 5 अप टू ये जाएंगे आपकी वैल्यूज 25 तक, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, डिफॉल्ट ये इंडेक्सेस होंगे। तो समझ में आ गया? सीरीज को क्रिएट करने के लिए जो फॉर्मेट हमें याद रखना है वो फॉर्मेट क्या होगा, फंक्शन का डेटा कॉमा इंडेक्स, दो पैरामीटर आपको देने होते हैं। इंडेक्स ऑप्शनल है, डिफॉल्ट इंडेक्स असाइन हो जाता है, डेटा वैल्यूज देना कंपलसरी है। ठीक है, अब इस डेटा वैल्यूज को आप अलग अलग तरीके से यहाँ पास कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली इस तरीके से पास करो, या फिर आप एक लिस्ट बनाकर लिस्ट को भी यहाँ पर लिस्ट का नाम पास कर सकते हो, या फिर डिक्शनरी के फॉर्मेट में भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर कोई नंपाई अरे को भी आप यहाँ पर एज अ डेटा पास कर सकते हो। सो ये अलग अलग तरीके होते हैं सीरीज क्रिएट करने के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर अ गिवन सीरीज M1। अब यहाँ पर आपको एक सीरीज दी हुई है जिसका नाम क्या है, M1। ये M1 नाम की एक सीरीज है। फाइन, अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन पेंडास टू क्रिएट द सीरीज। इस सीरीज को क्रिएट करने के लिए आपको पाइथन का प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, पेंडास लाइब्रेरी के थ्रू आप कैसे ये सीरीज को क्रिएट करोगे। सो यहाँ पर देखो, ये हो गई आपकी सीरीज की वैल्यूज। क्या है ये, सीरीज की डेटा वैल्यूज। ओके, और इधर आपको जो ये दिख रहा है टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4, ये हो गए आपके सीरीज के इंडेक्स। यूजर डिफाइंड इंडेक्स हमें यहाँ क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होते हैं, 0 1 2 3, राइट। डिफॉल्ट इंडेक्सेस तो है नहीं, हमने यहाँ पर जो इंडेक्सेस शो हो रहे हैं टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 शो हो रहे हैं। फाइन, सो अब इसके लिए आपको सीरीज क्रिएट करना, तो डेटा वैल्यूज में आप मार्क्स को लिख दो 45 65 24 89, और टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 आप एज ए इंडेक्स में स्पेसिफाई कर दो। तो इस तरीके की सीरीज आपकी क्रिएट हो जानी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इंपोर्ट कर लो पेंडास लाइब्रेरी को एज पीडी। M1 नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट लिया जिसमें pd डॉट सीरीज फंक्शन का यूज किया। सीरीज फंक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हुआ, राइट। अब ध्यान से देखो, क्या इसके अंदर हमने लिस्ट क्रिएट करी है। ये लिस्ट आपकी डेटा वैल्यूज हो गई, 45 65 24 89 मार्क्स हो गए, जो ये मार्क्स आपको शो हो रहे हैं, राइट। उसके बाद इंडेक्स वाली लिस्ट में हमने असाइन कर दिया, ये लिस्ट है ना, इसमें हमने असाइन कर दिया टर्म 1, क्योंकि ये लेबल इंडेक्सेस है, स्ट्रिंग है, तो सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में आपको लिखना है। टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4, और ये आपकी लिस्ट क्लोज हो गई, देन पैरेंथेसिस क्लोज। सो ये इसके मतलब से क्या क्रिएट हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपकी सीरीज कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी, इंडेक्सेस क्रिएट हो जाएंगे और साथ ही एक लिस्ट क्रिएट हो जाएगी जिसमें मार्क्स होंगे टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 के। सो होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई। बहुत ईजी है। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में डिफॉल्ट इंडेक्स से देखा, जहाँ पर इंडेक्स मेंशन नहीं किया था। इस क्वेश्चन में हमने इंडेक्स कैसे मेंशन करना है वो देखा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्रिएट द फॉलोइंग सीरीज एंड डू द स्पेसिफाइड ऑपरेशन। अब आपको एक सीरीज क्रिएट करना है, उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सीरीज क्या होगी आपकी, मंथ डेज नाम की सीरीज होना चाहिए फ्रॉम अ नंपाई अरे हैविंग द नंबर ऑफ डेज इन 12 मंथ। ओके, मतलब यहाँ पर आपको सीरीज क्रिएट करना है 12 महीने में, हर एक महीने में कितने दिन होते हैं, मंथ डेज नाम से, ठीक है, पूरे होल ईयर में। द लेबल शुड बी मंथ नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। सीरीज का जो इंडेक्स होगा वो नंबर होंगे, लेबल होंगे, कैसे 1 to 12। अब डिफॉल्ट 0 से शुरू होते तो डिफॉल्ट हमें रखना नहीं है, यहाँ पर आपको जो लेबल रखना है वो 1 to 12 रखना है, इंडेक्सेस बेसिकली, ठीक है। कि फर्स्ट मंथ मतलब कि 1 जनवरी में 31 डेज हो रहे हैं, सेकेंड मंथ फरवरी में 28 और 29 डेज होते हैं, राइट। इस तरीके से आपको इंडेक्सेस 1 to 12 रखना है, और हर एक पर्टिकुलर मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं वो आपको सीरीज की डेटा वैल्यू असाइन करना है। सो उस
उसे आप कैसे क्रिएट करोगे? क्रिएट करने के 2-3 तरीके हैं। यहाँ जो तरीका लिखा है मैंने वो numpy अरे का यूज करके किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपको एक numpy अरे का यूज करके सीरीज क्रिएट करनी है, ठीक है। सो इंपोर्ट कर लेते हैं pandas लाइब्रेरी को spd, क्योंकि numpy अरे का भी यूज कर रहे हो तो numpy को भी आप numpy लाइब्रेरी को भी एज np इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइन, अब numpy अरे के सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। क्लास 11th में हमने numpy अरे के बारे में, numpy लाइब्रेरी के बारे में डिटेल में समझा था, राइट। सो यहाँ पे देखो numpy को भी आपने इंपोर्ट कर लिया एज np। अब मंथ डेज, मंथ में कितने डेज हैं, इस नाम से हम एक एरे क्रिएट कर लेते हैं यूजिंग numpy np.array फंक्शन के थ्रू। तो एरे भी फंक्शन हो गया, जैसे सीरीज फंक्शन होता है बिल्कुल उसी तरीके से, और इसमें पूरे 12 मंथ के जो नंबर ऑफ डेज हैं उन्हें हमने एक लिस्ट में असाइन कर दिया। जनवरी में 31, फैब में 28 एंड सो ऑन, राइट। तो आप मंथ डेज के अंदर क्या आ गए, मंथ डेज में सभी महीने के डेज आ गए, टोटल नंबर ऑफ डेज, ठीक। अब हमें सीरीज में इस पर्टिकुलर numpy अरे को पास करना है एज अ डेटा वैल्यू, ओके। सो मंथ नाम की हमने क्या क्रिएट करी, एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, इज इक्वल्स टू pd.series फंक्शन का यूज किया। अब यहाँ पे डेटा वैल्यूज को ना पास करके हमने क्या करा है, मंथ डेज वाली जो numpy अरे है उसे एक्सेस कर लिया डेटा की जगह पर। क्लियर, कॉमा लगाया, इंडेक्स इज इक्वल्स टू numpy डॉट अरेंज, अरेंज फंक्शन की मदद से क्या कर रहे हो आप, लेबल असाइन कर दोगे 1,13। मतलब हर एक मंथ डेज पर क्या असाइन हो जाएगा, लेबल, लाइक 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ये आ जाएगा आपका 12 तक। यहाँ हमने 13 क्यों मेंशन करा, क्योंकि अरेंज फंक्शन, रेंज फंक्शन लास्ट वाला जो नंबर होता है उसे एक्सक्लूड कर देते हैं, उसके बिफोर तक ही प्रिंट करते हैं, राइट। तो 1,13 मतलब 1 से स्टार्ट करना है और 13 पे एंड करना है, तो एंड लास्ट वाला नंबर एक्सक्लूड होगा, मतलब 12 पर ही एंड हो जाएगी आपकी सीरीज। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपके लेबल असाइन हो जाने, फिर आपने प्रिंट करवा लिया मंथ नाम की सीरीज को। सो इसके अकॉर्डिंग आपकी सीरीज कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी, जिसमें मंथ डेज क्या होंगे आपके, मंथ डेज डेटा वैल्यूज हो जाएगी, और इनके इंडेक्सेस असाइन हो जाने वाले हैं। इनके इंडेक्सेस असाइन हो जाएंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, जो कि मंथ के नेम होते हैं। फाइन, समझ में आ गया? ऐसी सीरीज यहाँ पे शो होगी। अब इस सीरीज को हमने किसका यूज करके क्रिएट किया, इस सीरीज को हमने numpy अरे का यूज करके क्रिएट किया। एक numpy अरे क्रिएट करी, उस अरे को हमने एज ए डेटा वैल्यू सीरीज में असाइन किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट। अगेन आपको सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बट किसका यूज करके, यूजिंग अ डिक्शनरी। डिक्शनरी का यूज करके सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, that stores the number of students in each section of class 12th in your school। क्लास 12th के जितने भी सेक्शंस हैं, हर एक सेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एक सीरीज क्रिएट करना है। फाइन, अब ये सीरीज आपको डायरेक्टली क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे आपको डिक्शनरी की मदद से सीरीज क्रिएट करना है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में numpy अरे की मदद से हमने सीरीज क्रिएट करा, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या देखा आपने, डायरेक्ट कैसे इंडेक्स और डेटा वैल्यू असाइन करके आप सीरीज क्रिएट करते हो। अब यहाँ डिक्शनरी का यूज करके, तो डिक्शनरी को थोड़ा सा रिकॉल कर लें। डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर ना स्क्वायर ब्रैकेट्स का, ना करली, ना पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस का। डिक्शनरी आपकी डिवाइडेड होती है की वैल्यू पेयर में, मतलब की और वैल्यू के यहाँ पे पेयर्स होते हैं, ठीक है, और ये सेपरेट होते हैं कॉलन से, ठीक है। मल्टीपल की वैल्यू पेयर देना है तो कॉमा लगा लगा के आप मल्टीपल की वैल्यू पेयर को एक्सेस करते हो। तो मेरी बात समझ में आ गई, ये डिक्शनरी का फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे जो भी की होती है वो सीरीज का क्या, जो भी की होती है वो सीरीज का क्या बन जाता है, इंडेक्स, और जो भी वैल्यू होती है वो सीरीज का डेटा बन जाता है। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि सीरीज जब आप डिक्शनरी से क्रिएट करते हो तो डिक्शनरी में जो भी की वैल्यूज होती हैं, की जो होती है वो इंडेक्स बन जाती है सीरीज का, और वैल्यूज जो होती है वो सीरीज की डेटा बन जाता है, ठीक है। अब कैसे हम इसे एक्सेस करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे डिक्शनरी आप जिस नाम से क्रिएट करोगे वो सीरीज के डेटा वाले जो पार्ट है वहां पे एक्सेस कर लेना, जैसे अभी numpy को एक्सेस करा। देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, इंपोर्ट pandas spd, pandas लाइब्रेरी को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेना है। अब stu नाम की एक हमने क्या बना ली, डिक्शनरी बना ली स्टूडेंट नाम की, ठीक है, जिसको आपने इस तरीके से स्टार्ट किया, एंड किया कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। अब यहाँ देखो 4 सेक्शन हमने लिखे हैं, A, B, C और D, मतलब कि आपके स्कूल में 12th क्लास के 4 सेक्शन है, ABCD अल्फाबेट्स हैं, की वैल्यूज हैं, तो इन्हें हमने किस में कैप्ट किया हुआ है, सिंगल इन्वर्टेड या डबल इन्वर्टेड में आपको लिखना है। कॉलन लगाकर A सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स, B सेक्शन में 38, C में 46, D में 43, मतलब यहाँ पर 4 की वैल्यू पेयर को आप यूज कर रहे हो, कॉमा से सेपरेट आप इन्हें कर दे रहे हो, ठीक है। 4 की वैल्यू पेयर हमने यहाँ एक्सेस कर लिए।
अब एसेट नाम का एक सीरीज ऑब्जेक्ट लिया पीडी डॉट सीरीज फंक्शन में, इस s2 नाम के डिक्शनरी को पास कर दिया। देखो सिर्फ आपको इस डिक्शनरी को पास कर देना है यहाँ पर सीरीज नाम के फंक्शन में। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ABCD जो कि 4 की वैल्यूज हैं, ये 4 की वैल्यूज है, अब ये बन जाएंगे सीरीज का इंडेक्स वैल्यू। क्या बन जाएगी सीरीज का इंडेक्स, और इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं, ए की जो वैल्यू है 40 है, बी की 38 है, सी की 46 है, डी की 43 है, तो ये आपकी हो गई डिक्शनरी की वैल्यू ना, तो ये आपकी सीरीज की डेटा वैल्यूज हो जाने वाली, सीरीज का डेटा हो जाने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आपने सीरीज ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाया तो आपको कुछ इस तरीके से आउटपुट मिलेगा। ABCD आर दी इंडेक्स वैल्यूज जो कि डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट करी, 40, 38, 46, 43 आर दी वैल्यूज ऑफ सीरीज। ओके, सो क्लियर हो गई ये बात अच्छे से। अब यदि ये सेम क्वेश्चन डेटा फ्रेम से पूछा जाता तो डेटा फ्रेम को भी आप डिक्शनरी का यूज करके, नंपाई अरे का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। तो डिक्शनरी में भी जो ABCD है ना, ये कॉलम का इंडेक्स बन जाते हैं। याद रखना किसका इंडेक्स बनेंगे, कॉलम इंडेक्स। डिक्शनरी की जो कीज होती है वो डेटा फ्रेम का कॉलम इंडेक्स बनता है, रो इंडेक्सेस डिफॉल्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गिवन द फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको आउटपुट दिया हुआ है 2 सीरीज ऑब्जेक्ट का। ध्यान से देखो, अभी तक हमारे पास में क्या था, क्वेश्चन था, उसके अकॉर्डिंग हम कोड लिख रहे थे और आउटपुट बता रहे थे। फाइन, अब यहाँ पे आपको आउटपुट दिया हुआ है, यहाँ हम बोल सकते हैं कि 2 सीरीज ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, है ना। पहला सीरीज ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा सीरीज ऑब्जेक्ट आपके पास में ये है S1 एंड S2। करना क्या है, 2 सीरीज ऑब्जेक्ट तो हमें दिख गए। अब इनके इंडेक्सेस भी देख लो, 0, 1, 2, 3, 4 इंडेक्सेस है और ये इनकी वैल्यूज हो गई। 0, 2, 3, 4, 6 इंडेक्स वैल्यूज हैं और ये इनकी वैल्यूज हो गई सीरीज की। फर्स्ट क्वेश्चन इस पर दिया है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ S1 एंड S2। जब आप S1 और S2 2 सीरीज ऑब्जेक्ट को ऐड करते हो, मतलब इनके बीच में प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर को अप्लाई करते हो, तो क्या सीरीज की जो वैल्यूज होती है वो ऐड हो जाती है? बिल्कुल ऐड हो जाती है। लेकिन कैसे ऐड हो जाती है? तो ऐसा बिल्कुल मत करके आना कि इन सभी वैल्यूज को प्लस कर दो डायरेक्ट कोई वैल्यूज ऐड नहीं होती है। जब भी आप प्लस ऑपरेटर का यूज करते हो 2 सीरीज ऑब्जेक्ट के बीच में, तो यहां पर वही वैल्यूज ऐड होती हैं, प्लस होती हैं, जिनके इंडेक्सेस मैच करते हैं। मतलब दोनों सीरीज ऑब्जेक्ट में जहां पर सेम इंडेक्स की वैल्यू मिलेगी वही वैल्यूज ऐड होगी, अदरवाइज नन वैल्यू असाइन हो जाएगी। समझ में आया? कैसे? देखो, यहां पर पहला एलिमेंट सीरीज का 0 इंडेक्सेस पर है। ओके, तो 0 इंडेक्सेस पर है, सो 3 और 12 प्लस हो गया, दैट इज 15 आ गया। भाई 0 इंडेक्स पे आपका 15 नंबर आ गया। फाइन, अब 1 इंडेक्स देखो, 1 इंडेक्स पे 5 है, तो यहाँ पे कहीं 1 इंडेक्स दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, तो 1 इंडेक्स पे क्या असाइन हो जाना है? नन वैल्यू। नेक्स्ट देखो, 2 इंडेक्स हमें मिला। ओके, 2 इंडेक्स यहाँ भी है, तो 2 इंडेक्स की वैल्यू जो 6 और 10 है ये प्लस हो गई। 6 और 10 प्लस होके कितना आंसर आपका जनरेट हो जाना है? यहाँ 16 जनरेट हो जाना है। किस इंडेक्स पर? 2 इंडेक्स पर, है ना। नेक्स्ट देखो, 3 इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स मिल रहा है दोनों सीरीज में, 10 और 15 ऐड हो जाना है, तो थर्ड इंडेक्स के अकॉर्डिंग आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आंसर आपका 25 जनरेट हो जाएगा। फोर्थ इंडेक्स देखो, दोनों में फोर्थ इंडेक्स है, दोनों सीरीज में 12 और 20 दिख रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा और आंसर क्या जनरेट हो जाएगा? फोर्थ इंडेक्स पे 32, राइट। इसके बाद देखो 6th इंडेक्स बच रहा है S2 में, तो 6th इंडेक्स यहाँ पे कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या असाइन हो जाएगा? नन वैल्यूज असाइन हो जाएगी 6th इंडेक्स पर। सो इसी के अकॉर्डिंग आपका ये आउटपुट जनरेट हो गया। ध्यान से देख लो आउटपुट क्या दिख रहा है आपको। 0 इंडेक्सेस दोनों में है, 2 इंडेक्सेस दोनों में है, 3 इंडेक्सेस दोनों में है और 4 इंडेक्सेस दोनों में है। तो 0, 2, 3 और 4 इंडेक्सेस की वैल्यूज आपको यहाँ पे मिल रही है ऐड होकर। लेकिन 1 इंडेक्स S1 सीरीज में है और 6 इंडेक्स S2 सीरीज में है। 1, 6 दोनों में मैच नहीं कर रहे हैं, तो दोनों के लिए क्या असाइन हो गई? नन वैल्यूज असाइन हो गई दोनों इंडेक्स पर। आ गई बात समझ में? ध्यान रखना कि एडिशन आप डायरेक्टली सामने सामने मत कर देना वैल्यूज का। इंडेक्स जब मैच होगी तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे सीरीज में। क्लियर? सो ये आपको पॉइंट बहुत ध्यान रखना है कि कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन 2 सीरीज पे जब अप्लाई होता है तो इंडेक्सेस मैच होना जरूरी होता है। जब इंडेक्सेस दोनों सीरीज में मैच होते हैं तो उसी इंडेक्स के अकॉर्डिंग उनकी वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसका सेकंड पार्ट आपसे पूछा है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ S1 माइनस S2। सिमिलरली जब S1 को S2 में से माइनस करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? मतलब कुल मिला के यहाँ आउटपुट पूछा है आपसे, तो जब S1 को S2 में से माइनस करोगे, अगेन यहाँ पर इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग 0 इंडेक्सेस दोनों में है, 2 इंडेक्सेस दोनों में है, 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, तो इनकी वैल्यूज तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन 1 और 6 इंडेक्सेस की जो वैल्यूज है वो सब्ट्रैक्ट नहीं होगी क्योंकि ये इंडेक्सेस मैच नहीं कर रहे हैं। सो 1 और 6 पे आपका जो आंसर होगा वो नन वैल्यूज होगा, बाकी टाइम आपका आंसर
आंसर S1 माइनस S2 के अकॉर्डिंग निगेटिव आएगा, क्योंकि S2 की वैल्यू बड़ी है और जब माइनस करते हो तो बड़ी वैल्यू यदि निगेटिव होती है तो निगेटिव साइन के साथ आपको आउटपुट शो होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब क्या दिया हुआ है। कंसीडर फॉलोइंग सीरीज ऑब्जेक्ट नेमली S। अब ये आपको एक सीरीज ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका नाम S है। अगेन आपको ये आउटपुट दिया हुआ है एक सीरीज ऑब्जेक्ट का, S नाम की सीरीज है। What will be the returned by the following statement? अगेन यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, मतलब कुछ ऑपरेटर का यूज किया गया है। अब इनसे क्या रिजल्ट रिटर्न होगा, क्या आउटपुट आएगा, वो आपको बताना है। पहला लिखा हुआ है S इंटू 100, मतलब अरिथमेटिक ऑपरेटर मल्टीप्लाई का यूज किया जा रहा है। अब सीरीज में जब आप मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज करते हो सीरीज में, तो सीरीज में वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है, मतलब जो भी गिवन वैल्यू यहाँ दी हुई है 100, तो हर एक नंबर, हर एक डेटा वैल्यू यहाँ 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन यदि यही चीज लिस्ट में दी होती तो लिस्ट में ये ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, रिपीटेशन ऑपरेटर की तरह वर्क करता है, राइट? हर एक वैल्यू 100 टाइम रिपीट हो जाती। मेरी बात समझ में आई ना? ये हमने प्रीवियसली क्वेश्चंस में पढ़ा है। सो ये क्वेश्चन जनरली बनता है, आगे डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल हम ये समझ लें कि सीरीज में आपने मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज किया और 100 लिखा है कि सीरीज की हर एक डेटा वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई हो जाए। सो यस, यहाँ पे हर एक डेटा वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और मल्टीप्लाई होने के बाद में आपको अगेन फ्लोटिंग पॉइंट में ही नंबर मिलना है ना? क्योंकि 0.43027 जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, ये हमने देखा। सो देख लेते हैं। यस, आउटपुट आपके सामने यही है, सेम इंडेक्सेस है और ये मल्टीप्लाई होकर आपको आउटपुट शो हो रहा है यहाँ। क्लियर? अब नेक्स्ट जो था सेकंड वाला, वो आपको दिया हुआ था S ग्रेटर देन 0, सीरीज की वैल्यू 0 से बड़ी है या नहीं है, ये चेक करना। तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ग्रेटर देन, मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर। तो रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर हमने देखा था। रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर क्या चेक करता है, यहाँ पर बूलियन वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है, कंडीशन चेक करने के बाद। यदि सीरीज की वैल्यू 0 से बड़ी मिलेगी तो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फिर फॉल्स रिटर्न करेगा यदि बड़ी नहीं होगी तो अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन जो हमें गिवन दिया हुआ है, ये 0 से बड़ा नंबर है, ये भी 0 से बड़ा नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है जो कि 0 से छोटा है, ये दोनों नंबर आपके 0 से बड़े हैं। तो जब 0 से बड़े हैं तो ट्रू रिटर्न का होगा, और 0 से छोटे हैं तो आपको आउटपुट फॉल्स रिटर्न होगा। सो इसी के अकॉर्डिंग जो आपका आउटपुट जनरेट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि 0 और 1 इंडेक्स की वैल्यू तो 0 से बड़ी है, दैट्स वाई ट्रू रिटर्न हो रहा है, और 2 और 3 इंडेक्स की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है, तो हमें यहाँ पर फॉल्स मिल रहा है। फाइन, समझ में आ गया अच्छे से कैसे आउटपुट जनरेट हो रहा है, कैसे कैलकुलेशन हो रहा है, बेसिकली ये हमें समझना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, what will be the output produced by the following code considering the series object as given above? अब यहाँ पे आपको सीरीज ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग, मतलब कि कुछ कोड दिया हुआ है, इस कोड के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट बताना है। फाइन, क्या दिया हुआ है, सीरीज ऑब्जेक्ट S है यहाँ पर, ठीक है। प्रिंट S सिंगल इन उसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपको 1:1 लिखा हुआ है। सो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये देख लो, सपोज ये हमारे पास में एक सीरीज ऑब्जेक्ट है ना, सपोज बोल रही हूँ, मतलब कि हमने ये अज्यूम किया कि हमारे पास ये सीरीज ऑब्जेक्ट है 10, 20, 30, 40 और 50, S नाम का सीरीज ऑब्जेक्ट है। फाइन, इसके इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। अब यदि आपको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, सीरीज के किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, अभी तक हमने सीरीज कैसे क्रिएट करना है वो देखा, अरिथमेटिक ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है, उस पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखा। अब यदि आपको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप कैसे एक्सेस करोगे, किसी सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स लिख देते हैं, इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग ही बेसिकली आप एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हो। सपोज आपको 2 पोजीशन पे, 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो एक्सेस करना है तो आप ये लिख दोगे, प्रिंट स्टेटमेंट में जब आपने लिखा S ऑफ 2 इंडेक्स की सीरीज ऑब्जेक्ट के 2 इंडेक्स की वैल्यू, तो आप किसे एक्सेस कर पाओगे, यहाँ पर 20 वैल्यू को, तो आपको एज ए आउटपुट 20 मिल जाएगा। फाइन, मेरी बात समझ में आ गई। अब यदि आप चाहते हो क्या कि आप चाहते हो एक पर्टिकुलर हम बोले कि सीरीज में से एक स्लाइस को एक्सेस करना, तो स्लाइसिंग कैसे होती है, ये इंडेक्सिंग का यूज करके हमने इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस कर लिया। स्लाइसिंग का जब यूज करना होता है तो हम सिमिलरली सीरीज ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में ही हम मेंशन कर देते हैं क्या, जिस रेंज से जिस रेंज तक आपको वैल्यू को एक्सेस करना है। सपोज मुझे एक्सेस करना है 2 इंडेक्सेस से 4 इंडेक्स तक की वैल्यू को, तो 2:4 मैंने यहाँ मेंशन किया, ये हो गया आपका स्टार्ट इंडेक्स, ये हो गया आपका एंड इंडेक्स, जहां से जहां तक आपको एक्सेस करना है। बट रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स आप मेंशन करोगे इसके पहले -1 पोजीशन तक ही आपको वैल्यू रिटर्न होगी। मतलब यहाँ आप 2 इंडेक्सेस से 4 इंडेक्सेस तक एक्सेस करने वाले हो, पर 4th वैल्यू नहीं मिलेगी, आप एक्सेस कर पाओगे सिर्फ 30 और 40 को ही।
ओके, बात समझ में आ गई। ये रूल होता है कि एंड इंडेक्स, जैसे कि रेंज अरेंज फंक्शन में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही एंड इंडेक्स तक हमको वैल्यूज नहीं मिलती, हमको उसके बिफोर इंडेक्स तक ही वैल्यू मिलती है। एंड इंडेक्स तक चाहिए तो हम यहाँ पे 5 मेंशन कर देंगे तो आपको पूरी वैल्यूज मिल जाएंगी 30, 40, 50। अब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यदि अच्छे से आता है, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। सो जो न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वो क्लास 12th के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें मैंने इस चैप्टर में इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का अलग अलग एक वीडियो बनाया हुआ है। सारे टॉपिक को हमने प्रैक्टिकली समझा है, कैसा आउटपुट जनरेट होता है, क्या कोड आप लिखते हो। सो आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्योंकि आपने अभी इंडेक्सिंग स्लाइसिंग समझ लिया फिलहाल कि एलिमेंट को यदि एक्सेस करना है सीरीज के तो हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं, इंडेक्सिंग की मदद से ही एलिमेंट को एक्सेस कर पाते हैं। और यदि आपको एक से ज्यादा एलिमेंट को एक्सेस करना है, सीरीज में से किसी पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस करना है, तो हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं, जिसमें स्टार्ट और एंड वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। और यहाँ पे जो ब्रैकेट यूज होता है वो अगेन मैं बता रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज होता है, क्योंकि इस पर बेस्ड एमसीक्यू बनता है, कहीं पे कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं, कहीं पे पैरेंथेसिस लगा देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रिंट एस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है 1:1, क्या लिखा है S 1:1। अब इसका क्या मतलब समझ रहे हो आप? देखो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि व्हाट विल बी द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग कोड कंसीडरिंग द सीरीज ऑब्जेक्ट S। अब S सीरीज ऑब्जेक्ट में सपोज हम मान के चल रहे हैं 4 से 5 एलिमेंट हैं, तो आप एक्सेस कर रहे हो स्टार्ट वैल्यू 1 और एंड वैल्यू भी 1। तो यहाँ पर देखो सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि 5 एलिमेंट है इस सीरीज में, ठीक है। अब 5 एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग, आप 1 से 1 को ही एक्सेस करने वाले हो। तो यहाँ पे कुछ पॉसिबल होगा क्या? आप सिर्फ इसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे? सिर्फ एक ही इंडेक्स लिखते हैं, लेकिन आप यहाँ स्लाइस करने वाले हो 1 से 1 ही स्लाइस को आप एक्सेस करने वाले हो। सो इज इट पॉसिबल? यहाँ पर आपको एक एम्प्टी सीरीज रिटर्न होगी। देखो एक एम्प्टी सीरीज रिटर्न होगी, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, प्रिंट 0:1। एस सीरीज ऑब्जेक्ट में आप एक्सेस करने वाले हो 0:1 को। 0:1 मतलब ये एक प्रॉपर हमें स्लाइसिंग का पार्ट दिख रहा है कि आपको 0 से स्टार्ट करना है और फर्स्ट वाले एलिमेंट तक को एक्सेस करना है, ठीक है। तो 0 से आपको स्टार्ट करना है, फाइन। कहां से? 0 से हमें स्टार्ट करना है और फर्स्ट वाले एलिमेंट मतलब आपको स्टार्टिंग के ये 2 एलिमेंट को एक्सेस करना है सीरीज के, इन 2 एलिमेंट को आपको एक्सेस करना है। लेकिन आपने यहाँ पर एंड वैल्यू 1 दी हुई है तो 1 एक्सक्लूड हो जाएगा, ये पार्ट आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आप 0 वाले एलिमेंट को एक्सेस कर पाओगे, जैसे कि मैंने बताया। तो 0 वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू स्टोर है वो है आपकी पेंसिल 20, ये हो गया आपका इंडेक्स और ये हो गई इसकी वैल्यू। तो 0 इंडेक्स पे क्या स्टोर है आपका? 20 स्टोर है, और इसका इंडेक्स क्या है? इसका इंडेक्स है पेंसिल। समझ में आया? अब ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं, आउटपुट आप कुछ भी लिखकर आ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, फाइन। आप चाहो तो यहाँ पे 020 भी लिखकर आ सकते हो, राइट, जस्ट बिकॉज क्योंकि आउटपुट आपको खुद को शो करना है, राइट, द आउटपुट आपको अपने अकॉर्डिंग मेंशन करना है। नेक्स्ट देखो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, S 0:2, मतलब अब यहाँ पे एंड वैल्यू 2 दे दी है। तो एंड वैल्यू 2 दे दी है, इट मीन्स व्हाट? जब एंड वैल्यू आपको 2 दे दी है, इट मीन्स कि यहाँ पे अब आप एक्सेस कर पाओगे 0 और 1 दोनों वैल्यूज को, इन दोनों को आप एक्सेस कर पाओगे। 2 एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि एंड वैल्यू 2 दी हुई है, तो इसके बिफोर 1 पोजीशन तक ही आपको एक्सेस होगा। तो 0 पोजीशन पे जैसे हमने देखा पेंसिल था, और 1 पोजीशन पे आपको मिल रहा है नोटबुक। तो 1 पोजीशन पे 33 पे इसका इंडेक्स हो जाने वाला है नोटबुक। आई मेरी बात समझ में? क्लियर हो रहा है आपको अच्छे से? फाइन। अब इस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पर 4th, 0:2 इज इक्वल्स टू 12। मतलब इस लाइन को ध्यान से समझना कि आप 0:2 सीरीज में जो इंडेक्सेस होंगे 0, 1 और 2 है ना, इन इंडेक्स वैल्यूज पर 0:1 तो स्टार्ट तो हो गया 0 और 2 बोला है तो 2 एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब इन दोनों जगह पर आप क्या असाइन करवाना चाहते हो? 12 असाइन करवाना चाहते हो, इज इक्वल्स टू 12 नई वैल्यू असाइन करवाना चाहते हो। प्रिंट करवा लिया सीरीज ऑब्जेक्ट को, तो देखो पेंसिल और नोटबुक की वैल्यू अभी 20, 33 देखी, तो नई वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई, ठीक है। पूरी सीरीज को प्रिंट करवाया है तो आगे 2 और एलिमेंट थे, दैट इज स्केल और इरेजर, और इनकी वैल्यू 52 और 10 थी। ये पेंसिल और ये नोटबुक वाले आपके इंडेक्सेस थे। सो बात समझ में आ गई ना कैसे हमने एक्सट्रैक्ट किए एलिमेंट्स को? क्लियर? अब क्वेश्चन कैसा भी पूछा जा सकता है, आउटपुट आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हो। बात सिर्फ ये है कि कोड आपको समझ में आना चाहिए।
इंडेक्सिंग स्लाइसिंग डेटा फ्रेम में भी और सीरीज में भी, दोनों जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ध्यान इतना रखना कि यहां पर कुछ भी मेंशन किया हुआ हो लेकिन एंड वाली वैल्यू एक्सक्लूड होती है, क्योंकि यहां जनरली बच्चे आके हो जाते हैं कंफ्यूज कि 0 से 3 लिखा है तो 0 से 3 सारे एलिमेंट शो कर दो आउटपुट में। ऐसा नहीं, 0 से 2 तक के एलिमेंट ही यहां पर एक्सट्रैक्ट होंगे, 0 से 2 इंडेक्स वाले। और ये क्या है, ये इंडेक्सेस हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। डिफॉल्ट इंडेक्सेस के फॉर्मेट में आप एक्सेस कर रहे हो। अब ये इंडेक्सिंग स्लाइसेस के लिए हमने 2 मेथड भी देखी थी। कौन सी मेथड देखी थी, iloc और loc मेथड, ये भी यूज होती हैं, राइट। अब यहाँ पे आप इस कोड को इसके साथ भी लिखते तो भी सेम आउटपुट ही आता, क्योंकि जनरली इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, सीरीज की वैल्यूज को पर्टिकुलर इंडेक्स लोकेशन के साथ में एक्सेस करना है तो आप loc iloc मेथड का भी यूज कर सकते हो। फाइन। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरर। देखो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, सीरीज डेटा फ्रेम क्रिएट करो, ठीक है, क्रिएशन तो हमें आता है, कितने तरीके से क्रिएट कर सकते हो वो भी हमें आता है, कोड दे दिया आउटपुट बताओ वो भी हम समझ गए, ठीक है, कोई कंडीशन दी हुई है कोड लिखना है वो भी हमें आ गया। एरर भी फाइंड आउट करने के क्वेश्चंस बनते हैं कि कोड दिया हुआ है, अब इसमें बताओ एरर क्या होगी और इस एरर को आप सॉल्व कैसे करोगे, उसका करेक्ट कोड क्या होगा। सो दोनों तरीके के क्वेश्चंस 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो क्या क्वेश्चन यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, डेटा इक्वल्स टू np डॉट एरे, मतलब डेटा नाम का एक numpy एरे आपने क्रिएट किया है, np से समझ में आ रहा है ना, numpy एरे की बात हो रही है, और उस एरे में क्या वैल्यूज है, a b c d e f, कुछ कैरेक्टर्स है, 5-6 कैरेक्टर्स, राइट। तो इन 6 कैरेक्टर्स की एक हमने एरे क्रिएट करी डेटा नाम से, सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया s इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज फंक्शन में, इस डेटा एरे को यहाँ पर सीरीज की डेटा वैल्यू बनाकर पास कर दिया। इंडेक्स भी हम बता रहे हैं, यूजर डिफाइंड इंडेक्स है 100, 1 2 3 4 5, 101, 102, 103, 104, 105 तक। ये दोनों लाइन तो 100% करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कोई हमें एरर दिखी नहीं। प्रिंट s 102, 103, 104, क्या इस तरीके से आप सीरीज के इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो, यहीं पर एरर है। अभी मैंने बताया आपको इंडेक्सिंग का यूज करना कि यदि आपको एक से ज्यादा एलिमेंट को एक्सेस करना है सीरीज के तो हम स्लाइसिंग का यूज कर लेते हैं, राइट। कि सपोज आपको एक्सेस करना है 0 से लेकर 5 तक के इंडेक्स वैल्यूज को, तो आप इसी तरीके से लिखते हो, ना कि ऐसे लिखोगे 0 1 2 3 4 5। दिस इज रॉन्ग वे ना, यहाँ पे एरर जनरेट होगी। करेक्ट वे यही होगा, तो बिल्कुल यहाँ वही चीज लिखी हुई है। ध्यान से देखो कि आपकी जो सीरीज है वो कुछ इस तरीके से A B C D E और F, ये हमारी सीरीज हो गई, और इसके जो रिस्पेक्टिव इंडेक्सेस दिए हुए हैं वो इंडेक्सेस हैं 100, 101, 102, 103, 104 और 105। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक्सेस करना है 102 से 104 तक, 102 से 104 तक इन्हें आपको एक्सेस करना है। तो आप क्या लिखोगे, इस तरीके से लिखोगे क्या, नहीं, यहाँ पर आ जाएगी एरर कि 3 इंडेक्स गिवन एट द सेम टाइम। एक सेम टाइम पे आपने 3 इंडेक्स दे दिए। यदि सिंगल इंडेक्स देते इस तरीके से लिखते 102 तो आपको प्रॉपर C मिल जाता है, इसकी वैल्यू क्या मिलती है एज आउटपुट C। एक से ज्यादा एक्सेस करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं स्लाइसिंग का। सो आपको करेक्ट वे क्या मेंशन करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। क्या मेंशन करोगे आप, 102 से 104 एक्सेस करना है तो S में आपने लिखा है 102 टू 105, जब जाके आप 4th एलिमेंट को भी एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है। अगेन लोक मेथड iloc का भी आप यूज कर सकते हो। iloc यूज करोगे तो आपको 0 1 2 3 डिफॉल्ट इंडेक्स मेंशन करना पड़ेगा। लोक यूज करोगे तो जो यूजर डिफाइंड इंडेक्सेस आपने दिए है वही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप 4 लिखोगे तो आपको सिर्फ यही 2 वैल्यूज मिलेंगी, और 102 टू 104 तक एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे 105 मेंशन करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वेल इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं है, आपको प्रॉपर लिखा हुआ है 102 टू 104 एक्सेस करना है, तो आप ये भी लिख सकते हो। क्लियर, बात समझ में आ गई। वेल यहाँ 105 लिख कर आओगे तो इट्स बेटर, क्योंकि आप ये तीनों एलिमेंट को फिर एक्सेस कर पाओगे, राइट। समझ में आ गई मेरी बात अच्छे से। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं आप, इफ SER इज अ सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट हैविंग 30 वैल्यूज, मतलब कि एक सीरीज ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक सीरीज ऑब्जेक्ट है जिसमें कितनी वैल्यूज है, 30 वैल्यूज है। 30 वैल्यूज मतलब कि यहाँ पर हम बात कर ले इस सीरीज ऑब्जेक्ट में आपकी 30 वैल्यूज हैं, तो जिसके इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 अप टू 29 तक इंडेक्स होंगे, ठीक है। 29 28 27 26 25 24 इस तरीके से इंडेक्सेस वेरी करेंगे एलिमेंट्स के। ओके, समझ में आ गई मेरी बात। ये हमारी सीरीज होगी कुछ डॉट डॉट डॉट। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सीरीज किस नाम से है, सीरीज ऑब्जेक्ट SER नाम से है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, कुछ कोड दिए हुए, और अब आपको बताना है कि ये जो कोड यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सिमिलर है, डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है, क्या इनका आउटपुट हो जाने वाला है। सो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट में SER डॉट हेड फंक्शन। क्या लिखा है, SER डॉट
हेड फंक्शन। अब हेड फंक्शन का क्या काम होता है, डेटा फ्रेम सीरीज दोनों में हमने हेड टेल फंक्शन को पढ़ा है। सो हेड फंक्शन का काम होता है बेसिकली टॉप से, सीरीज के टॉप से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना, और टेल फंक्शन का काम होता है सीरीज के लास्ट से, बॉटम से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना। यही बेसिकली दोनों में डिफरेंस है। दोनों का काम क्या है, एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना, ये सिमिलैरिटी है, लेकिन हेड सीरीज के टॉप से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करता है और टेल सीरीज के बॉटम से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करता है लास्ट से। ये दोनों में डिफरेंस हुआ और दोनों में सिमिलैरिटी कि दोनों एलिमेंट को एक्सेस करते हैं सीरीज के दोनों फंक्शन। लिखते कैसे, एच स्मॉल टी स्मॉल आएगा क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, कैपिटल मत लिखना, एच स्मॉल टी स्मॉल लिखना, सारे स्मॉल लेटर्स में क्या लिखना अल्फाबेट्स, फाइन। अब दूसरा पॉइंट क्या है, इनको डिस्कस करने के पहले हम देख लेते हैं कि जब आप हेड फंक्शन का यूज करते हो बिल्कुल इस तरीके से, मतलब पैरेंथेसिस में आप कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हो, पैरेंथेसिस में आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, तो हेड फंक्शन डिफॉल्ट आपको क्या रिटर्न करता है, हेड फंक्शन डिफॉल्ट आपको स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट रिटर्न करेगा, स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट रिटर्न करेगा डिफॉल्ट, जब आप पैरेंथेसिस में कुछ भी पास नहीं करते हो। लेकिन जब आपने पैरेंथेसिस में यहाँ पे 2, 3, 4, 10, 12 जो भी पास कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट एक्सेस हो जाएंगे, वो भी टॉप पोजीशन से। ठीक, बात समझ में आ गई। अब हम बात कर लें टेल फंक्शन की। तो टेल फंक्शन में भी जब पैरेंथेसिस में आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो, इस पैरेंथेसिस में आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो, तो आपको डिफॉल्ट लास्ट से आपको 5 एलिमेंट मिलते हैं। क्या मिलते हैं, डिफॉल्ट लास्ट से 5 एलिमेंट मिलते हैं। यही दोनों में सिमिलैरिटी होगी कि हेड और टेल फंक्शन डिफॉल्ट आपको 5 एलिमेंट रिटर्न करते हैं जब आप पैरेंथेसिस में कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते हो तो, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या हुआ कि हेड टॉप से 5 एलिमेंट रिटर्न करता है और टेल बॉटम से 5 एलिमेंट रिटर्न करता है। लेकिन जैसे ही आप पैरेंथेसिस में यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 जो भी पास करोगे नंबर, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लास्ट से एलिमेंट मिलना शुरू हो जाएंगे। सो ये चीज हमें अच्छे से क्लियर हो गई, फाइन, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है सीरीज डॉट हेड फंक्शन, तो जैसे कि मैंने बताया अभी हेड फंक्शन डिफॉल्ट कितने एलिमेंट देगा, फर्स्ट 5 एलिमेंट आपको रिटर्न करके दे देगा, तो आपको यहाँ पे आउटपुट लिख देना कि फर्स्ट 5 एलिमेंट आपको यहाँ मिल जाने। सेकंड देखो प्रिंट सीरीज डॉट हेड, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, इसमें पैरामीटर 8, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेंगे, स्टार्टिंग के 8 वैल्यूज मिलेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये 8 एलिमेंट आप एक्सेस कर पाओगे, वो भी स्टार्टिंग से टॉप से। सो प्रिंट फर्स्ट 8 एलिमेंट ऑफ अ सीरीज, क्योंकि हेड फंक्शन में आपने 8 एलिमेंट पास किया। सिंपल यदि हम देखें सीरीज डॉट टेल फंक्शन, तो टेल फंक्शन लास्ट से आपको कितना रिटर्न करेगा, यहाँ पर 5 एलिमेंट, जैसा बताया मैंने अभी। अब नेक्स्ट वाला देखो प्रिंट सीरीज डॉट टेल, ब्रैकेट में आपने पैरामीटर दिया हुआ है 11, तो ये कितने एलिमेंट रिटर्न करेगा, लास्ट से आपको जो 11 एलिमेंट होंगे ना वो रिटर्न कर देगा। फाइन, सो मेरी बात समझ में आ गई ना कि किस तरीके से हेड टेल फंक्शन यूज हो रहा है और कैसे यूज होता है। कंफ्यूज मत होना, इस पर एमसीक्यू बनता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, राइट। सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है। हेड टेल फंक्शन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हर साल एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चन पेपर आप देख लेना, आपको हेड टेल फंक्शन डेटा फ्रेम से या सीरीज से, दोनों से रिलेटेड मिल जाएगा, और दोनों में सेम ही काम होता है। ऐसा नहीं कि सीरीज में अलग काम करता है, डेटा फ्रेम में अलग, दोनों जगह सिमिलर वर्क होता है। इंडेक्सिंग स्लाइसिंग भी जैसे सीरीज में 1 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग होती है, डेटा फ्रेम में 2 डायमेंशन के अकॉर्डिंग होती है। फाइन। 11th question, write a program to create a series object from an ND array that stores characters from A to Z। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोग्राम दिया हुआ है सीरीज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना है, सॉरी, है ना, जिसमें आप ND अरे का यूज करोगे, मतलब कि numpy अरे का यूज करना है, और numpy अरे में जो आपको कैरेक्टर्स लेना है, जो अरे क्रिएट करना है वो A to G, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपको A to G numpy अरे क्रिएट कर लेना है पहले, और उसको फिर आपको पास कर देना है सीरीज ऑब्जेक्ट में, तो एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी, जैसे कि अभी हमने प्रीवियसली 2nd 3rd क्वेश्चन में देखा। सो इंपोर्ट कर लो पेंडास लाइब्रेरी को और numpy लाइब्रेरी को PD एंड NP के फॉर्मेट में। अब पहले आप एक अरे क्रिएट कर लो, NP इज इक्वल्स टू अरे लिस्ट आपने क्रिएट की है यहाँ पर ABCDEFG, ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो, या आप इंडिविजुअली इस तरीके से एलिमेंट को भी क्रिएट कर सकते हो, दोनों मेथड है। लिस्ट फंक्शन से लिस्ट क्रिएट ही होगी, ऑब्वियस है, और इस तरीके से भी क्या होगा, एक लिस्ट क्रिएट होगी। समझ में आई मेरी बात, क्या बताया मैंने कि लिस्ट फंक्शन से भी लिस्ट क्रिएट होगी, या तो आप ऐसे लिखो, या फिर आप एक लिस्ट फंक्शन में भी इसको एज इट इज दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से भी, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा, सो यहाँ से भी क्या होगा, एक लिस्ट क्रिएट होगी, दोनों तरीके सेम है। अब ARR को प्रिंट करवाया तो इस तरीके की लिस्ट आपको शो होगी।
सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया s1 pd डॉट सीरीज, सीरीज में हमने इस पर्टिकुलर एरे को पास कर दिया, तो एक सीरीज क्रिएट हो जाएगी जिसमें डिफॉल्ट इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6 ये असाइन हो जाएगा क्योंकि इंडेक्स पास नहीं किया। सो है ना इजी, समझ में आ गया कितने तरीके से आप नंपाई अरे और क्या बोल सकते हैं हम सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। नंपाई अरे से, डिक्शनरी से और लिस्ट का यूज करके डायरेक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही डेटा फ्रेम भी क्रिएट होती है। ओके, अब आप सोच रहे होंगे सारे सीरीज के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, एक बार यदि सीरीज अच्छे से क्लियर हो गया ना, जितने फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहे हैं उतने ही डेटा फ्रेम से रिलेटेड होंगे। अब आपके क्वेश्चन पेपर में, जैसे कि सैम्पल पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें सीरीज के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए, सीरीज के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने हर तरीके के सीरीज के क्वेश्चंस को रखा है ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो कुछ भी सीरीज का नाम दे देंगे, कोई भी डेटा वैल्यू दे देंगे, आप इजीली आंसर करके आ पाओगे। प्लस कैसे करना है, इनटू कैसे करना है, ये आपको पता होगा। ठीक है, कि किस तरीके से सीरीज क्रिएट हो रही है। नाउ हाउ डज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई इंडेक्सेस टू इट्स डेटा रोज। अब देखो किस तरीके से डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करते हो, आप उसमें इंडेक्स को एक्चुअली स्पेसिफाई करते हो। सो इफ द इंडेक्सेस आर नॉट स्पेसिफाइड विद डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम में यदि इंडेक्सेस स्पेसिफाई नहीं होते हैं, तो इसको समझने के पहले तो हम डेटा फ्रेम थोड़ा सा समझ ले ताकि आपको ये आंसर ना खुद से ही बन जाएगा। फाइन, क्या होता है डेटा फ्रेम में, सपोज डीएफ नाम की एक डेटा फ्रेम हमने यहाँ क्रिएट करी, तो सीरीज में सिंगल इंडेक्स होता है जिसको हम इंडेक्स के नाम से ही जानते हैं, है ना। लेकिन जब हम डेटा फ्रेम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जब हम डेटा फ्रेम की, तो यहाँ पर दो इंडेक्सेस होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पर दो इंडेक्सेस हो जाते हैं क्योंकि ये 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे जो रोज होती है, रो पे जो इंडेक्सेस होते हैं उन्हें हम इंडेक्स कहते हैं, और जो कॉलम पे जो इंडेक्सेस होते हैं, कॉलम पे भी तो इंडेक्सेस होते होंगे ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम यहाँ पर एक्सेस के नाम से भी जान लेते हैं, कॉलम इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो कॉलम के इंडेक्सेस यहाँ पर होते हैं और यहाँ पे होते हैं आपके रो के इंडेक्सेस। तो डिफॉल्ट जो इंडेक्स कहलाता है वो आपका रो इंडेक्सेस होता है 0 1 2 3 4 अप टू। कॉलम इंडेक्सेस को जनरली हम क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि कोई भी टैबुलर स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो कॉलम में हेडिंग तो देते हो ना। सपोज यहाँ पे हम बात कर ले रोल नंबर, स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, राइट। तो जब आप स्टूडेंट की बात कर लेते हो तो स्टूडेंट के जो कॉलम की वैल्यूज है वो क्या आ जाती है, स्टूडेंट की जो कॉलम वैल्यूज हो जाती है वो हो जाता है आपका रोल नंबर, नेम, क्लास। फाइन, तो ये हो गए आपके कॉलम इंडेक्सेस। तो कॉलम इंडेक्सेस जनरली हम देते हैं, हम डिजाइन करते हैं। ओके, समझ में आई मेरी बात। सो ये आप कॉलम इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हो और रो इंडेक्सेस डिफॉल्ट होते हैं जिसे इंडेक्स कहते हैं। सो यहाँ पे फिर आप रोल नंबर दे दो, नाम लिख दो, क्लास असाइन कर दो अकॉर्डिंग टू, और ये जो वैल्यूज हमने बताई ये हो गई आपकी डेटा वैल्यूज डेटा फ्रेम की। सो कुल मिला के मैंने डेटा फ्रेम के बारे में आपको बताया। अब यहाँ पे पूछा क्वेश्चन, हाउ डज डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई इंडेक्सेस टू इट्स डेटा रो। तो ये इंडेक्सेस कैसे असाइन होते हैं, क्या इसका मतलब होता है। सो इफ द इंडेक्सेस आर नॉट स्पेसिफाइड, यदि यहाँ पर इंडेक्स आप रो के स्पेसिफाई नहीं करते हो, then these are generated from the input data in an intuitive fashion. For example, from the keys of dictionary in case of column labels, or by using np.range of n in case of row label, where n correspond to the number of rows. मतलब डिक्शनरी से यदि आप क्रिएट करते हो डेटा फ्रेम, तो जो कीज है, क्या बताया था मैंने कि डिक्शनरी में जो कीज होती हैं वो बन जाएंगे आपके कॉलम के इंडेक्स, और यदि आप रेंज फंक्शन का यूज कर लेते हो, नंपाई अरे से क्रिएट कर लेते हो, तो रेंज फंक्शन से जो क्रिएट होंगे वो हो जाएंगे रो के इंडेक्सेस। ओके, सो बात समझ में आ गई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is a series and how it is different from a 1D array, a list and a dictionary? अब सीरीज क्या होता है और कैसे ये डिफरेंट है लिस्ट से, डिक्शनरी से, क्या डिफरेंसेस हैं सीरीज में, नंपाई अरे में, लिस्ट में, डिक्शनरी में। ठीक है, सो 1D अरे भी हमने क्रिएट करा, लिस्ट भी हमने क्रिएट करके देखा, डिक्शनरी भी हमने क्रिएट करके देखा। क्या देखा आपने इसमें, क्या डिफरेंस आपको मिला। सो सीरीज भी 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, बट सीरीज में जो एलिमेंट होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, सेम साइज के होते हैं, मतलब हम बात कर सकते हैं कि सेम डेटा टाइप के होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कि होमोजीनियस एलिमेंट होते हैं सीरीज में। ठीक है, अब सीरीज का आप एलिमेंट को चेंज कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस भी कर सकते हो इंडेक्सिंग का यूज करके। सीरीज के जो इंडेक्स होते हैं उन इंडेक्स को आप डिफाइन भी कर सकते हो। लेकिन 1 डायमेंशनल अरे, लिस्ट और डिक्शनरी
तो वन डायमेंशनल अरे और लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर इंडेक्सेस में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, बाकी तो सीरीज जैसे ही होते हैं, सिमिलर ही होते हैं, लेकिन लिस्ट और 1D अरे की यदि बात करें तो यहाँ पे जो इंडेक्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, इनमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे सीरीज में इंडेक्सेस हम खुद डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। और डिक्शनरी में जो की वैल्यूज होती है वही सीरीज की क्या बन जाती है, इंडेक्स बन जाती है। तो डिक्शनरी में आप इंडेक्स को भी स्पेसिफाई कर सकते हो, डेटा को भी स्पेसिफाई कर सकते हो, राइट। सो ये हमने अभी तक समझा, और यही बेसिकली इसमें डिफरेंस भी है कि इनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग ही ये सब आपस में डिफर करते हैं। सो सीरीज के बारे में पहले डेफिनेशन आ गई तो क्या लिखोगे, ये वन डायमेंशनल अरे होता है हैविंग अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। By default, series have numeric data labels starting from 0. डिफॉल्ट जो सीरीज में लेबल्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, वो न्यूमेरिक होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं। सीरीज वर्सेस 1D अरे, अब सीरीज को हम 1D अरे से कंपेयर करते हैं, वन डायमेंशनल अरे से। सो सीरीज कैन हैव डिफॉल्ट एज वेल एज प्री डिफाइंड इंडेक्स लेवल्स। क्या बताया मैंने कि सीरीज में या तो डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होने वाले इंडेक्सेस होते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग प्री डिफाइंड इंडेक्स लेबल्स, लेबल्स समझ रहे हो ना, अल्फाबेट, सीरीज, स्ट्रिंग्स वगैरह को भी आप यूज कर लेते हो। बट numpy 1D अरे में हैज ओनली डिफॉल्ट इंडेक्सेस। numpy अरे में क्या होते हैं, सिर्फ डिफॉल्ट इंडेक्सेस होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं। सीरीज कैन कंटेन वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप वेयरएज अरेज कैन कंटेन एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। ओके, सो यही बेसिक डिफरेंस हो गया इनके इंडेक्स और उनके डेटा टाइप के बीच में 1D अरे के साथ। अब डिस्कस कर लेते हैं लिस्ट के साथ। सो सीरीज कैन हैव डिफॉल्ट एज वेल एज प्री डिफाइंड इंडेक्स। अगेन सीरीज में आप डिफॉल्ट या प्री डिफाइंड इंडेक्स रखते हो, वेयरएज लिस्ट हैज ओनली डिफॉल्ट इंडेक्स व्हिच इज स्टार्ट फ्रॉम 0। डिक्शनरी के साथ क्या डिफरेंस है, सीरीज एलिमेंट कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग डिफॉल्ट इंडेक्सेस as well as its row labels, whereas dictionary elements cannot be accessed using default indexes. अभी लिस्ट को 1D अरे को डिफॉल्ट इंडेक्स से एक्सेस कर रहे थे, लेकिन डिक्शनरी में आप डिफॉल्ट इंडेक्स का यूज नहीं करते हो क्योंकि इसमें इंडेक्सेस हम की के फॉर्मेट में पहले से डिफाइन कर देते हैं। सो दे हैव टू बी एक्सेस्ड यूजिंग प्री डिफाइंड कीज। तो डिक्शनरी को एक्सेस करने के लिए हम उसकी प्री डिफाइंड कीज का यूज करते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। बेसिकली इनके इंडेक्सेस में ही इनका डिफरेंस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, डिस्टिंग्विश बिटवीन सीरीज एंड डेटा फ्रेम, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी तरीके से इसको पूछा जा सकता है। सीरीज क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है। सबसे पहला डायमेंशंस में इनका डिफरेंस होता है, इट इज वन डायमेंशनल, इट इज टू डायमेंशनल। टाइप ऑफ डेटा, ये होमोजीनियस डेटा टाइप को स्टोर करता है, मतलब कि सीरीज यदि आपने इंटीजर की क्रिएट करी तो पूरी सीरीज में डेटा वैल्यूज इंटीजर की होंगी, फ्लोट की क्रिएट करी तो पूरी सीरीज में डेटा वैल्यूज फ्लोट की होंगी, यदि कुछ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में क्रिएट करा तो पूरी सीरीज में डेटा वैल्यूज आपकी स्ट्रिंग या अल्फाबेट में होगी। सो हम क्या बोलते हैं कि सेम डेटा टाइप के डेटा एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब डेटा फ्रेम में आप नंबर, फ्लोट, इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग किसी भी तरीके के डेटा को स्टोर करवा सकते हो, इसलिए हम इसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस, क्योंकि ये डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करता है। ओके, म्यूटेबिलिटी, सो वैल्यू म्यूटेबल, जो सीरीज की वैल्यूज होती है, सीरीज में यदि कोई वैल्यू आपको चेंज करना है तो वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, देयर एलिमेंट वैल्यूज कैन चेंज, लेकिन साइज इम्यूटेबल होता है। मतलब एक बार यदि सीरीज में आपने 10 एलिमेंट स्टोर करवा दिए तो वो फिक्स रहेंगे, आप उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई वैल्यू चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं, बट साइज को चेंज नहीं कर सकते हो यदि एक बार सीरीज क्रिएट हो गई है तो। सो साइज ऑफ सीरीज वंस क्रिएटेड कैन नॉट चेंज। इफ यू वांट टू ऐड और ड्रॉप एन एलिमेंट इंटरनली अ न्यू सीरीज ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड। इंटरनली क्या होता है, एक नया सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। फाइन, सो क्या बताया, म्यूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कि वैल्यू म्यूटेबल होती है साइज की, लेकिन साइज जो होता है सीरीज का वो इम्यूटेबल होता है, वो चेंज नहीं होता है। डेटा फ्रेम में दोनों म्यूटेबल होते हैं। डेटा फ्रेम में वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो, डेटा फ्रेम का आप साइज भी चेंज कर सकते हो। ये डेटा फ्रेम की खासियत है कि डेटा फ्रेम में जो डेटा वैल्यूज हैं, एलिमेंट्स है जो, वो भी चेंज हो सकते हैं, एंड साइज ऑफ डेटा फ्रेम ऑफ ऑब्जेक्ट वंस क्रिएटेड कैन चेंज इन प्लेस दिस यू कैन ऐड और ड्रॉप एलिमेंट इन एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। यहाँ पर एक नई सीरीज क्रिएट होती है, यदि आपको ड्रॉप करना है कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है या ऐड करना है तो एक नई सीरीज क्रिएट होती है इंटरनली, लेकिन यहाँ पर एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम में ही चेंजेस होते हैं। फाइन, इसलिए हम इसे म्यूटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से समझते हैं। क्लियर हुआ? ये हो गया डिफरेंस। 3 मार्क्स में आएगा, क्या लिख कर आना है, आराम से लिख कर आ जाओगे। अब ये जितने क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए ना, ये कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में भी बन सकते हैं। सपोज सीरीज डेटा फ्रेम का डिफरेंस आ गया 2 मार्क्स में, तो क्या लिख कर आओगे, 2 ही डिफरेंस लिख कर आना। ओके, 3 मार्क्स में पूछा है तो 3 डिफरेंस लिख कर आएंगे। फाइन, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो, कंसीडर 2 ऑब्जेक्ट एक्स एंड वाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, हमेशा पूछे गए हैं, ठीक है। X इज अ लिस्ट whereas Y इज अ सीरीज। बहुत ध्यान से समझना है, क्या बताया यहाँ पर, 2 डेटा ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं जिसमें X क्या है,
x लिस्ट है, x क्या है, लिस्ट है, और y क्या है, सीरीज है। क्लियर? बोथ हैव वैल्यू 20, 40, 90, 100, दोनों में 4 वैल्यूज हैं, ठीक है, 20, 40, 90 और 110, ठीक है भाई। सीरीज में भी यही 4 वैल्यूज हैं, 20, 40, 90 और 110। क्लियर? What will be the output of the following 2 statements? अब 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट का आउटपुट आपको बताना है। कंसिडरिंग दैट अबव ऑब्जेक्ट हैव बीन क्रिएटेड ऑलरेडी, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएटेड है, ठीक है। जस्टिफाई और आंसर, अब जो आउटपुट आएगा उसका आंसर भी जस्टिफाई करना है कि क्यों ये आउटपुट आया। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है प्रिंट x इंटू 2, क्या लिखा हुआ है, प्रिंट x इंटू, यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि इजिली समझ में आ जाएगा, x इंटू 2, मतलब लिस्ट में आपको क्या करना है, जो गिवन लिस्ट है उसके हर एक एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करना है। सो ध्यान रखो लिस्ट में क्या होता है, ये जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है ये एज ए रिपीटेशन ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। मतलब आपने मल्टीप्लाई के बाद 2 लिखा है तो ये वैल्यूज 2 बार रिपीट हो जाएंगी, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा कि ये वैल्यूज आपकी 2 बार रिपीट होंगी। ओके, ये लिस्ट का काम होता है। तो देखो आउटपुट क्या जनरेट हुआ, दिस विल गिव द आउटपुट 20, 40, 90, 100, 20, 40, 90, 100, 110। तो ये पूरी लिस्ट आपकी एक बार और फिर ये दूसरी बार भी रिपीट हो गई सेम लिस्ट। तो हर एक एलिमेंट को ट्वाइस रिपीट करा है यहाँ पर लिस्ट ने, ठीक है। किसकी मदद से, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर की मदद से। तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर लिस्ट में एज ए रिपीटेशन ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है। अब यही सेम ऑपरेटर का यूज किया गया है सीरीज के साथ, y इंटू 2, क्या लिखा है यहाँ पर, y इंटू 2। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है सीरीज में एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, कैलकुलेशन का काम करता है। मतलब हर एक वैल्यू यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 40 आ जाएगा, 80 जनरेट हो जाएगा, 9 2 18, 180 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 220 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सीरीज का आउटपुट होगा 40, 80, 180 एंड 220, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन हुआ है और इंडेक्स के साथ में आपको वैल्यू डिस्प्ले होगी। सो मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई कि लिस्ट में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एज ए रिपीटेशन ऑपरेटर वर्क करता है। हर एक एलिमेंट जितनी बार रिपीट करना है मल्टीप्लाई के आगे जो नंबर लिखा होगा उतनी बार रिपीट हो जाएगा, और यहाँ पर जिस नंबर को आपने लिखा है मल्टीप्लाई के आगे उससे पर्टिकुलर सीरीज के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ये आपसे एमसीक्यूज में इस तरीके के क्वेश्चन से पूछा जाएगा। अब इसका जस्टिफिकेशन क्या लिख दोगे, सेम जो मैंने बताया, इन द फर्स्ट स्टेटमेंट एक्स रिप्रेजेंट अ लिस्ट, सो व्हेन अ list is multiplied by a number it is replicated that many number of times. Then second, y represent a series, when a series is multiplied by a value then each element of series is multiplied by that number. This is the justification. अच्छे से समझ में आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राइट कोड टू प्रिंट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सीरीज ऑब्जेक्ट। अब सीरीज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर कोड लिखना है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रिंट करेगा, टू प्रिंट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सीरीज ऑब्जेक्ट। मतलब सीरीज ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सीरीज कितने डायमेंशन की है, कितने एलिमेंट है, कितनी वैल्यूज हैं, क्या इंडेक्सेस हैं, ठीक है, साथ ही कैसा शेप है सीरीज का। ओके, सो ये जो बेसिक वैल्यूज हैं इसको यदि आपको एक्सेस करना है तो हम सीरीज ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो कौन कौन सा एट्रीब्यूट है जिनकी मदद से आप सीरीज की पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो, बस वही आपको इस क्वेश्चन में लिखना है। सो ध्यान रखना, जब क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट सीरीज और अ डेटा फ्रेम, ये डेटा फ्रेम के लिए भी हो सकता है सेम क्वेश्चन, तो यही सेम सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो डेटा फ्रेम के लिए भी यूज होते हैं। फाइन, सो क्या लिखोगे आप यहाँ पर, एक सीरीज ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लेना अपने अकॉर्डिंग। सो इंपोर्ट कर लिया पहले पेंडास लाइब्रेरी को, spd s इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज फंक्शन से हमने एक सीरीज क्रिएट कर ली जिसमें हमने लिस्ट असाइन कर दी, एक डेटा वैल्यूज 40, 35, 25, 20, 22, 26, 28, 29, 23, 28। कितने हो गए भाई एलिमेंट्स, ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, मतलब कि 10 एलिमेंट्स की एक लिस्ट आपने क्रिएट करी है जिनके इंडेक्सेस 0 to 9 होंगे, ये इंडेक्सेस होंगे, ठीक है, और इनकी वैल्यूज कुछ इस तरीके से है जो आपको यहाँ पर शो हो रही है। अब आपको इस सीरीज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन शो करवानी है। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे इसके डिफरेंट एलिमेंट्स को, एट्रीब्यूट्स को। कौन कौन से एट्रीब्यूट है, सबसे पहले हम सीरीज का शेप देख लेते हैं। सो शेप ऑफ सीरीज कैसे एक्सेस करोगे, सीरीज ऑब्जेक्ट का नाम डॉट लगा के आपको मेथड को या एट्रीब्यूट को एक्सेस करना होता है, ये ध्यान रखना। डेटा फ्रेम में डीएफ नाम से है तो डीएफ डॉट शेप, सीरीज है तो एस डॉट शेप। तो यहाँ पे आपने जब एस डॉट शेप लिखा तो अभी ये सीरीज किस टाइप की है, ये सीरीज आपकी 1 डायमेंशनल है, ठीक है, ना ही 2 डायमेंशनल है, 1 डायमेंशनल है। इसका सीरीज का जो शेप है वो भी 1 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे आपको 1 रिटर्न हो जाएगा, ठीक है।
डी टाइप ऑफ सीरीज, सीरीज का जो डी टाइप है, डी टाइप मतलब डेटा टाइप, कि इस सीरीज में कितने टाइप किस टाइप के डेटा एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के, इंटीजर टाइप के, फ्लोट टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के हैं। तो यहाँ पर डी टाइप जो एट्रीब्यूट है वो रिटर्न करेगा आपको जिस टाइप की वैल्यू इसमें होगी। तो इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो इंटीजर रिटर्न होगा, इंटीजर टाइप के सारे नंबर्स हैं। नेक्स्ट देखो इंडेक्स, यदि आपको इसके इंडेक्सेस को एक्सेस करना है, मतलब 0 1 2 3 4 सारे इंडेक्सेस को एक्सेस करना है तो डॉट इंडेक्स मैथड का यूज करेंगे। सो यहाँ पे आपको 0 1 2 3 अप टू 9 इंडेक्सेस मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो एन बाइट्स, एन बाइट्स आपको कि इस सीरीज ने टोटल कितना स्पेस लिया हुआ है, कितने बाइट का स्पेस मेमोरी में है। ठीक है, तो सारे एलिमेंट इंटीजर 2 बाइट लेता है तो हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सबका टोटल कर दो, तो जो भी आपका आ जाने वाला है वो आंसर आपका टोटल एन बाइट्स में आ जाएगा। ठीक है, सपोज यहाँ 10 एलिमेंट है, हर एलिमेंट ने 2-2 बाइट लिया हुआ है तो 200 बाइट आपको मिलेगा यहाँ पर आंसर, कुछ इस तरीके से मिलेगा, टोटल बाइट्स यहाँ मिलेगी पूरी सीरीज की। ओके, नेक्स्ट देखो एन डिम, एन डिम रिटर्न करता है कि कितने डायमेंशनल का ये ऑब्जेक्ट है जो क्रिएट हुआ है। सो एस डॉट एन डिम मतलब सीरीज आपकी 1 डायमेंशनल होती है तो 1 डायमेंशनल रिटर्न होगा, दैट इज 1। ठीक है, एस डॉट साइज, साइज रिटर्न करेगा कि आपकी सीरीज में कितने एलिमेंट हैं, किस साइज की सीरीज आपने क्रिएट की है, तो 10 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पर तो 10 रिटर्न होगा। ओके, लास्ट देखो एस हैज नन्स, एस डॉट हैज नन्स, हैज नन्स मतलब सीरीज में कोई नन वैल्यू तो नहीं है, तो यदि यहाँ पे नन वैल्यू होती तो ये फंक्शन आपका ट्रू रिटर्न करता, बट यहाँ पर सीरीज में पूरे 10 एलिमेंट्स हैं और 10 एलिमेंट्स की वैल्यूज भी आपको दिख रही है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, कि कोई भी नन वैल्यू यहाँ पर नहीं है। सो किस तरीके से आपको आउटपुट मिल रहा है, होप आप सभी को समझ में आ गया। सो ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद सीरीज और डेटा फ्रेम, तो यही सारे एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं जो आपको डॉट लगा के एक्सेस करने होते हैं। ठीक है, अब इन एट्रीब्यूट्स पर भी एक एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया हुआ है विद द प्रैक्टिकल, अच्छे से उस वीडियो को देखना, समझना सारे एट्रीब्यूट्स को, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे एमसीक्यूज में 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में बनते हैं। ठीक है, किस तरीके से पूछेंगे ये समझ में आना चाहिए। शेप क्या रिटर्न करता है, डी टाइप क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स, एन बाइट्स, एन डिम, साइज, हैजनेस, इनकी क्या वैल्यूज होती है ये आपको पता होने चाहिए। फाइन, नेक्स्ट What will be the output produced by the following code? कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट आपको बताना है। सीरीज क्रिएटेड है, यहाँ पर देखो सीरीज के पहले देख लेते हैं, स्टेशनरी नाम से एक लिस्ट क्रिएटेड है। ये देख के हमें क्या समझ में आ रहा है कि स्टेशनरी नाम से एक लिस्ट क्रिएटेड है, पेंसिल्स, नोटबुक्स, स्केल्स एंड इरेजर्स, ये एक लिस्ट हो गई आपकी स्टेशनरी नाम से। S इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज, अब यहाँ पर पी डी डॉट सीरीज नाम से एक सीरीज ऑब्जेक्ट S क्रिएट किया है जिसमें वैल्यूज क्या हो गई 20, 33, 52, 10, ये डेटा वैल्यूज हो गई, और इंडेक्स में आपने इस सीरीज वाली लिस्ट को असाइन कर दिया। मतलब इस सीरीज जो क्रिएट होगी उसमें स्टेशनरी जो होगी, पेंसिल्स, नोटबुक, स्केल, इरेजर, ये हो जाएंगे इंडेक्सेस, और ये जो वैल्यूज आपने सीरीज में पास की इनकी वैल्यूज हो जाएंगी। ओके, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है S2 नाम से, सीरीज ऑब्जेक्ट pd डॉट सीरीज, जिसमें डेटा वैल्यूज पास की 17, 13, 31, 32, और इंडेक्स को अगेन यहाँ पर स्टेशनरी के फॉर्मेट में पास कर दिया। तो कुल मिला के आपको यहाँ से क्या समझ में आया, यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि पेंसिल्स है ना, नोटबुक्स और स्केल्स एंड इरेजर्स ये हो जाएंगे इंडेक्स। ठीक है, और S सीरीज की वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है 20, 33, 52 और 10, और S2 नाम की सीरीज की जो वैल्यूज है वो हो जाएंगी 17, 13, 31 और 32। ये हमें समझ में आया। ये पहली सीरीज, ये दूसरी सीरीज, दोनों के जो इंडेक्सेस हैं वो यही होंगे कॉमन, क्योंकि स्टेशनरी नाम की लिस्ट हमने यहाँ पर एज ए पैरामीटर पास की। आगे बढ़ते हैं कोड में। प्रिंट S प्लस S2, दोनों के एलिमेंट को प्लस करवा दिया, मतलब S प्लस S2 को जब ऐड करवा देते हो तो एडिशन कैसे होता है, एडिशन जब उनके इंडेक्सेस मैच करते हैं, तो दोनों में पेंसिल्स नाम के इंडेक्सेस हैं तो ओके, ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएगी और आंसर आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों के जो इंडेक्सेस हैं वो मैच कर रहे हैं और ये वैल्यूज हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, इस आंसर को आपने S नाम की सीरीज में ही असाइन करवा लिया और फिर आपने प्रिंट करवा लिया S प्लस S2, तो एडिशन वाला जो आंसर है, जो एडिशन होकर आंसर आया वो S में आ गया। अब जो S वाली सीरीज थी उसकी वैल्यू ये ना होकर क्या हो गई, जो एडिटेड वैल्यू होगी ना, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो S में आ जाएगी, बदल जाएगी। फिर आपने इसको वापस S2 के साथ में ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये समझ में आया। अब इसका आंसर देखो, इसका आउटपुट बेसिकली आपको बताना है, तो ये आउटपुट यहाँ जनरेट हो गया। देखो क्या जनरेट हुआ, पेंसिल, नोटबुक, स्केल, इरेजर, ये पहले एडिशन हो गया,
किसका, S प्लस S2 का, और ये एडिशन होकर नया S बन गया, नई सीरीज बन गई। इसको फिर हमने ऐड कर दिया किसके साथ, S प्लस S2 के साथ, मतलब इस वाली वैल्यूज को, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया S2 के साथ। किनके साथ ऐड कर दिया हमने इसको, S2 के साथ। ये जो नया S बना है इसको फिर हमने S2 के साथ ऐड कर दिया, तो ये नई वैल्यूज आपकी जनरेट होकर आ गई। देखो वेरिएशन दिख रहा है ना, वैल्यूज में डायरेक्ट डबल वैल्यूज आपके यहाँ शो हो रही है। क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक एक लाइन का एक एक चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेशन तभी परफॉर्म होते हैं एक से ज्यादा सीरीज में जब इंडेक्सेस मैच करते हैं, अदरवाइज नन वैल्यूज असाइन हो जाती हैं। सो इस कोड को आपको ध्यान से समझना है यहाँ पर, ठीक है, कि पहले इन दोनों सीरीज की वैल्यू का एडिशन हुआ है, जो आंसर आया उसको हमने S में असाइन करवा लिया, तो अब नई वैल्यूज ये S की दूसरी हो जाएंगी। फिर उस वैल्यू को हमने इस S2 के साथ वापस से ऐड करवा लिया इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू, तो नई वैल्यूज जनरेट हो गई। ओके, सो यहाँ पे फिनिश हुआ क्या, आपके 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब ये सेम क्वेश्चंस आपके डेटा फ्रेम से रिलेटेड भी बन सकते हैं, ठीक है। यदि मैं डेटा फ्रेम भी समझाती तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता। कॉन्सेप्ट सिमिलर ही है, जो डिफरेंस था वो मैंने बता दिया कि सीरीज में एक इंडेक्स होता है तो डेटा फ्रेम में 2 इंडेक्सेस होते हैं। डेटा फ्रेम में रो इंडेक्सेस को इंडेक्स कहते हैं, कॉलम को कॉलम इंडेक्सेस कहते हैं, और कॉलम डिक्शनरी से जब आप यूज करते हो डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हो तो जो की वैल्यूज होती है वो कॉलम इंडेक्सेस बन जाता है। यहाँ पर आप 1D अरे को एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट से एक्सेस करते हो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में, वहां पर हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट से रो और कॉलम दोनों के लिए इंडेक्सेस बन जाते हैं। बस यही डिफरेंस है। कॉन्सेप्ट क्लियर है सीरीज के तो डेटा फ्रेम भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। जो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस बनते हैं सीरीज डेटा फ्रेम से रिलेटेड 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो सभी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। होप आपको अच्छे से समझ में आए। सारे वीडियो लेक्चर्स आपने देखे होंगे, ये चैप्टर आपने अच्छे से समझा होगा, प्रैक्टिकल भी देखा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे यूट्यूब के साथ साथ आप एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com वेबसाइट से भी, मोबाइल ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। सभी जगह से, सभी प्लेटफॉर्म से ये सारे वीडियो लेक्चर्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको K12 बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराता है 100% फ्री विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। कोई लेटेस्ट न्यूज चाहिए तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर चैनल को भी एक्सेस कर सकते हो। अब तो मैग्नेट ब्रेन्स आपको बुक्स, ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। यदि आप सैम्पल पेपर्स, वेरी शॉर्ट MCQs, स्पेशल टाइप की बुकलेट को एक्सेस करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से एक्सेस कर सकते हो। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।